चलिए, अच्छा बच्चों, बात यह है कि सबसे पहले ना आपसे ये बात करनी थी जो कल हम जहां पे छोड़ गए थे, पर्सन क्या होता है। देखिए, पर्सन वो तमाम हेड्स हैं जो सेल्स टैक्स के निजाम में करेक्टर हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये किरदार हैं हमारे ड्रामे के, ये किरदार है हमारी सेल्स टैक्स की फिल्म के। इसमें कौन कौन हो सकता है? कोई फर्द हो सकता है जो अपना टैक्स जमा करा रहा है, इंडिविजुअल, कोई सेल शॉप चलाने वाला, कोई ग्रोसरी स्टोर चलाने वाला, कोई कंपनी हो सकती है, या कोई एओपी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है। ये भी एक एंटिटी है, ये भी एक एंटिटी है। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकती है, कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है जैसे एलडीए, डीएचए, लाइक दैट, और उसके अलावा कोई फॉरेन गवर्नमेंट हो सकती है, कोई पॉलिटिकल सब डिवीजन हो सकता है जो कि सियासी प्रॉब्लम डील करे, कोई पार्टी या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, या कोई पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। पब्लिक, यू सी दैट, आप जानते हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है, और इंटरनेशनल का मतलब है वो बाहर कई मुल्कों में रजिस्टर्ड है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट है प्रोविंशियल टैक्स का, ये मैंने आपके सामने बनाया है पंजाब, ठीक है जी। तो प्रोविंशियल टैक्स का मतलब है टैक्स, वो वाला टैक्स जो प्रोविंशियल लॉज के मुताबिक लगाया गया। तो बताइए, जो प्रोविंशियल लॉज के मुताबिक टैक्स लगाया गया, क्या फेडरल से उसकी अप्रूवल लेनी जरूरी है? यस। वजह क्या है? अगर दोनों अलग अलग बैठ के टैक्स लगाएंगे तो टैक्स आपस में कोलैप्स करेंगे। लिहाजा जब भी वो टैक्स जो सूबा लगाएगा वो प्रोविंशियल टैक्स कहलाएगा, लेकिन उस टैक्स के लिए डिक्लेयर करेगा किसको? फेडरल गवर्नमेंट को, टू बी प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। फेडरल गवर्नमेंट से उसकी क्या होगी? शाबाश, डिक्लेयर करेगी कि ये तुम्हें इजाजत है। इसका मतलब ये सूबा खुद से टैक्स नहीं लगा सकता, वो जब टैक्स लगाएगा तो इन कोऑर्डिनेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब बात आ गई सेल्स टैक्स की। सेल्स टैक्स क्या है? द टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज। डिफॉल्ट सरचार्ज जो पहले से लगा हुआ है। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? निजाम में पहले से मौजूद है, कोई इजाफी रकम मांगी जा रही है जो निजाम में पहले लिखी हुई, इसको डिफॉल्ट कहेंगे। एडिशनल टैक्स लगाया गया है, इजाफी टैक्स लगाया गया है, हुकूमत की सवाबदीद है, वो लगा सकती। जैसे रिसेंटली इंपोर्टेड हैवी गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगाया गया है, तो एडिशनल टैक्स लगाया जा सकता है। लेकिन फाइन, पेनल्टी एंड फी भी इंपोज की जा सकती है। ये फाइन कौन सा है? आप वक्त पे जाके चीजें इंपोर्ट की थी, लेकर नहीं आए, और वो कस्टम हुकाम को स्टोर के अंदर स्टोर करना पड़ी, आप लेट गए, इसलिए आपको फाइन लग सकता है। ठीक है जी। एंड देन एनी सम पेएबल अंडर एक्ट, कोई भी एनी सम ऑफ अमाउंट हो सकता है जो किसी एक्ट या कानून के तहत आपको देना पड़ेगा। तो ये सारा सेल्स टैक्स के अंदर आता है। हालांकि जनरली सिर्फ यही चीजें हैं, ठीक है, लेकिन बाकी इजाफी इसलिए लिख दी गई है, हालांकि है बहुत थोड़ी सी, शायद उंगलियों पे भी गिन लें आप, लेकिन इसलिए लिखी गई है कि बावक्त जरूरत ये काम हो सकता है। तो टैक्स के पास, एफबीआर के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अब दो तरह के बच्चे होते हैं, एक गंदे बच्चे और एक अच्छे बच्चे। सेल्स टैक्स में अच्छे बच्चे वो होते हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, और गंदे बच्चे कौन से होते हैं? जो अनरजिस्टर्ड होते हैं। तो हमारे बचपन में अच्छे बच्चे, गंदे बच्चे कौन से होते थे? अच्छे बच्चे जो घर में बैठ के पढ़ते रहते थे और घर में नमाज वगैरह का एहतमाम करते। गंदे बच्चे कौन से होते थे? जो बाहर जाके लाटू चलाते थे, कैंचे खेलते थे, है ना, अच्छा वीडियो गेम्स में जाते थे, वो गंदे बच्चे होते थे। लेकिन यहाँ पे अच्छे बच्चे और गंदे बच्चे की पहचान क्या है? अच्छा बच्चा जो रजिस्टर्ड है। लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है वो थोड़ा अच्छा बच्चा भी हो सकता है। क्या? लायबल टू बी
रजिस्टर्ड। यानी इसका मतलब इसकी दो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में आप अप्लाई करते हैं और इनिशियल क्वालिफाई कर जाते हैं, और दूसरी स्टेज में आप क्या हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं। बात समझ आएगी? पहली स्टेज में आप अप्लाई करते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं, और दूसरी स्टेज में आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो ये कौन सा बंदा है जो दोनों स्टेजेस पूर्ण कर चुका है, और ये कौन सा बंदा है जो एक स्टेज में है या निकल चुका है उससे, दूसरी स्टेज अभी इसकी रहती है। लेकिन जो बेनिफिट क्लेम कर सकता है वो कौन कर सकता है? जो पर्सन लायबल टू रजिस्टर्ड है वो बेनिफिट नहीं ले सकता, यानी वो भी टैक्स जमा कराता रहेगा, कोई रिटर्न वगैरह क्लेम नहीं कर सकता। और जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो पिछले वाला और ये वाला दोनों डील कर सकता। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, अब बात आ गई गुड्स मीन्स। ये गुड्स से मुराद क्या है? चीजें। तो कहता है गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर वो चीज जिसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा जा सकता है। सिलाई मशीन, चाय की पत्ती, साबुन का डब्बा, डिटर्जेंट, ये सारी मूवेबल है ना, तो ये सारी क्या है? गुड्स है। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं अदर देन का मतलब कुछ चीजें शामिल नहीं है। हाँ जी, कुछ चीजें शामिल नहीं है। अब ये थोड़ी सी ना आप ये कह सकते हैं कि ये तो बात बड़ी आसान सी है कि पैसे को गुड नहीं कहा जा सकता, ये तो सारा बंदा जानता है, लॉजिक बनती है ना, पैसे को नहीं कहा जा सकता। डिबेंचर वगैरह, शेयर्स वगैरह, यानी स्टॉक और शेयर्स को भी आप गुड्स नहीं कह सकते। क्या हाल? और इसी तरह क्या है? एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम कौन से होते हैं? वो क्लेम जो कानूनी तौर पर या तो कोर्ट ने ऑर्डर करके कोई बेनिफिट दिया होता है, और या फिर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो आपको बेनिफिट दे रहा होता है। जैसे आपने फाइनेंस के सेक्शन में पढ़ा होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ कि नहीं? तो ये भी गुड्स नहीं होते, ये भी गुड्स नहीं होते। तो गुड्स क्या होती हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। बट एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है जी, मनी एंड स्टॉक्स, दीज आर नॉट गुड्स, ये गुड्स नहीं है। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल। क्या हाल है बच्चों? छोटी सी चीज हो रहा है इसी के अंदर, जो इसके सब सेक्शन 9A में आती है, ई इंटरमीडियरी। ई इंटरमीडियरी क्या है भाई? बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो अपॉइंट किए जाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिकली आपकी रिटर्न क्या करेंगे? सबमिट करेंगे। ये कौन है? ये कौन से लोग हैं भाई? ये वही लोग हैं ना यार, वो जो टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स। टैक्स प्रैक्टिशनर को ज़हन में रख के पढ़ो जरा, इसको सही बात समझ आ रही है? यही बात है। ई इंटरमीडियरी मींस, इंटरमीडियरी क्या होता है? दरमियान वाला। ये टैक्स जमा कराने वाला, ठीक है, ये टैक्स लेने वाला, ये टैक्स लेने वाला, और ये दरमियान में कौन है? टैक्स प्रैक्टिशनर। तो कहता है ई इंटरमीडियरी मींस पर्सन अपॉइंटेड एज ई इंटरमीडियरी फॉर फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। और इस काम में जिन लोगों ने महारत हासिल की है, बड़ा पैसा कमा। इसमें हमारे चौधरी कराम साहब आपने देखे होंगे, जिनके साथ मैं काम करता हूं। आपने अक्सर देखा होगा एमजी पे आते हैं। एमजी आपको पता है यहाँ पेट्रोल से नहीं चलती, सुपर पे चलती, और किया स्पोर्टेज भी है, दोनों है, और होंडा विजल भी है। कई दफा मैंने मांगी तो छोटे भाई। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है, ये क्यों है कि पहले सेल्स टैक्स जमा कराना पड़ता था फिजिकली, तो 3% कमीशन देती थी बड़ी बड़ी कंपनियां, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कि हमारा ये सेल्स टैक्स रिटर्न ले। उस रिटर्न में 3% बचता था, उसमें जाके लोगों को थोड़ा गर्म करना पड़ता, फिर मानता। जिसने ये सीख लिया उसको उस चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ता। सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली ठीक किया, रिटर्न खुद ही
आ गई, उन्होंने इसके अंदर काम किया, अच्छी तरह सीखा इसको सबसे पहले, एंड नाउ मेकिंग रिस्पेक्ट एंड अर्निंग डिग्निटी। एक्चुअली ऐसे बात हमारे माशरे में डिग्निटी और क्या है। आप सोचिए जरा कि मेरे पास भी अगर एक रोल्स रॉयस की गाड़ी हो, सोचें 2 4 5 कमर्शियल प्लाजे हो, नहीं बच्चों, बात कहां से कहां निकल जाती है। एक शुक्र है अल्लाह के बच्चों की खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा बच्चों, आगे क्या, आगे रिटेल प्राइस। अच्छा जी, रिटेल प्राइस क्या होती है? वो प्राइस होती है जिसके अंदर टैक्स लिखा ही होता, साथ हमेशा प्रिंट होता। अच्छा, तो क्या लिख रहा है? रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू थर्ड स्केड्यूल। अच्छा, थर्ड स्केड्यूल क्या है? ये एक स्केड्यूल है जिसके अंदर 20 चीजों की लिस्ट दी हुई है। इन 20 चीजों के बारे में पाबंदी है कि जनाब आपने इंपोज करनी है कीमत और टैक्स लिखना है साथ, टैक्स लिखना है साथ। अच्छा, मींस प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर, तो इसकी कीमत फिक्स करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर को। इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस एट विच ब्रांड ऑफ एन आर्टिकल, यानी इसके अंदर सारा कुछ शामिल होगा। क्या क्या शामिल होगा? तमाम ड्यूटीज, तमाम टैक्सेस, और ये प्रिंट कर दिया जाएगा रिटेल प्राइसेस को, ठीक है। लेकिन where more than one price is fixed for the same brand, highest price will be taken as retail price। अच्छा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि यार टिश्यू का डब्बा हो, चाय की पत्ती का डब्बा हो, ठीक है, साबुन का पैकेट हो, उसके ऊपर लिखा होगा क्या? रिटेल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स प्लस प्राइस इक्वल प्राइस। क्लियर जी? बस यही बात है, और कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो बात है कि अगर किसी की प्राइस है एक से ज्यादा हो तो उसकी हाईएस्ट प्राइस चार्ज की जाएगी, ये लिखने की हद तक ही है, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं तकरीबन हर चीज की एक से ज्यादा प्राइस होती है। मिसाल के तौर पे सुबह को आप बीटा की डबल रोटी खा गए हैं, कितने की है? 120 रुपए की, 160 रुपए की। आप स्वाद जाएंगे तो 160 की होगी, नारायण का गान जाएंगे 160 की होगी, मरी जाएंगे होगी, तो हर एक की ऐसी होती है प्राइसेस। तो ये लिख दिया गया कि अगर ऐसा हुआ कि मरी में कीमत हो और स्वाद में कीमत हो और खागान नगरान में हो, तो फिर हम कौन सी कीमत लेंगे? हाईएस्ट वाली लिखेंगे डॉक्यूमेंट। हालांकि ऐसा कोई चक्कर चुकर कोई नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि कंपनियां एक ही कीमत लिखती हैं। आगे जो बंदा बैठा हुआ है और जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो बीच में गेम डाल रहा होता है ना। लॉ में ये लिखा है कि अलग कीमत होनी चाहिए, द प्राइस फॉर मरी, द प्राइस फॉर स्वाद, प्राइस फॉर नारायण का गान, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली। तो लिहाजा लिखा है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर मुख्तलिफ प्राइसेस इंपोज हुई होती हर इलाके की इलाका, तो हम कौन सी वैल्यू लेते? हाईएस्ट वैल्यू। अच्छा बच्चों, अब आ गई ना बड़ी अहम बात, रिटेल प्राइस के ऊपर ना कुछ थोड़ी सी बात ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी तो सिर्फ ये समझ आई ना कि इसको प्रिंट होनी चाहिए प्राइस, तो यहां पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लिख देते हैं सेल्स टैक्स। मामला है सेल्स टैक्स का, ऐसे ही है जी, सेल्स टैक्स का मामला है। देखिए असल में ना अभी हमने पढ़ा कि एक स्केड्यूल है, अभी हमने पढ़ा एक स्केड्यूल है, उस स्केड्यूल में 20 आइटम्स हैं। कितनी आइटम्स हैं? 20 आइटम्स हैं। किसके अंदर? थर्ड स्केड्यूल के अंदर 20 आइटम्स हैं। इन 20 आइटम्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर रिटेल प्राइस, तकरीबन 20 चीजें हैं जिनके ऊपर रिटेल प्राइस प्रिंट की जाती है। आप सब बच्चों ने जो नियर अबाउट देखी होगी ना, तो एक तो आपने आइसक्रीम देखी होगी, आइसक्रीम के ऊपर प्राइस लिखी होती है। इसी तरह आपने ना देखा होगा पैक मिल्क देखा होगा, इसके ऊपर भी प्रिंट होती है। बिल्कुल ठीक है, चाय पे भी होता है, सोप पे भी होता है ना जी। अच्छा, बेवरेजेस पे भी होता है, टूथपेस्ट पे भी होता है। तो बहरहाल देखिए कुछ ना कुछ तो समझ आई गई ना बात की। अच्छा, तो जैसे आप देखें, अच्छा अब वो जो सिलसिलाकार होता है वो क्या होता है, जैसे मेरा भतीजा वो कहता है चाचू आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम को देखते हैं तो कहते हैं जी कि चलो जी, हम कहते हैं कि हमने उसको हीको की आइसक्रीम ले दी। अच्छा, हीको की आइसक्रीम ले ली तो हीको वाले बताएंगे कि जी रॉ मटेरियल जो आया था ना आइसक्रीम का, वो आया था
120 का, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ना उन्होंने पाउडर इंपोर्ट किया था और पाउडर पर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी और वो ड्यूटी थी कितनी, 30 रुपए। ये ऐड होगी, जाहिर है उनकी कॉस्ट है। अच्छा, देन कितना हो गया जी, 150 रुपए हो गए। अच्छा, उसके ऊपर फिर उन्होंने कहा कि हमें कुछ मुनाफा भी तो चाहिए ना, तो उसको क्या कह देंगे, प्रॉफिट मार्कअप। कुछ अपना मुनाफा भी रहा, 50 रुपए तो होना चाहिए, कितने की हो गई, 200 रुपए की। उसके ऊपर हुकूमत ने क्या लगा दिया, सेल्स टैक्स। कितना, 34 रुपीज, 17% होगा ना। तो मुझे याद है कि वो कप हमने खरीदा था, वहीं से मेरे ज़हन में आया था कि इसकी ये बनाता हूं मिसाल। ये 234 रुपए का कप था, या वो शायद जैसे नहीं वो मैग्नम टाइप की वो आइसक्रीम थी, कितने का, 234 रुपए का। इसके ऊपर इम्पोज हुआ है कि इसकी रिटेल प्राइस है ना वो 200 रुपए, और इसके ऊपर सेल्स टैक्स जो लगा हुआ है ना वो लगा हुआ है 34 रुपए, और ये आपको 234 रुपए में दी जा रही है। अब अगर आप बैकअप में जाके देखें तो उसके अंदर उसके पाउडर की ड्यूटी भी शामिल है, रॉ मटेरियल भी शामिल है, प्रॉफिट मार्कअप भी शामिल है, लेकिन उसकी प्राइस के ऊपर जो प्रिंट हुआ हुआ है ना वो ये है। और ला ये कहता है कि ये सिर्फ प्रिंट नहीं होना चाहिए, ये इम्पोज हुआ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी तो चीजों पे टैक्स लिया जाता है ना, सेल्स टैक्स लिया जाता है, तो उसको कहते हैं, ये लिया जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। किस पे लिया जाता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब जो वैल्यू ऑफ सप्लाई वाली चीजें हैं ना, उसके ऊपर ये लाजिम नहीं होता कि एसी के ऊपर कीमत लिखी हो उसके डब्बे के ऊपर, एयर कूलर के ऊपर तो इसके अंदर एयर कूलर है, नहीं लिखी होगी कीमत। अच्छा जी, इसी तरह एसी होगा, कीमत नहीं लिखी होगी। वॉशिंग मशीन पे कीमत नहीं लिखी होगी, तो इन पे कीमत लिखनी जरूरी नहीं है। तो हालांकि है वही सेल्स टैक्स ही है, ऊपर सेल्स टैक्स ही लिखा हुआ है, लेकिन इस वाली साइड पे कौन सा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिनके डब्बे में नहीं लिखा होता। और उस वाली साइड पे कौन सा है, जिनके डब्बे पे लिखा होता है, ठीक है जी। और वो किसमें, थर्ड स्केजुअल के गुड्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये इनके ऊपर प्रिंट करना जरूरी है प्राइस। अब जब आप वैल्यू ऑफ सेल्स की बात करते हैं, मैं इसको जरा यहां लिख लेता हूं, वैल्यू ऑफ सेल्स की बात करते हैं, तो यहां पर जो सिचुएशन पैदा होती है ना, जब आप देखते हैं ना वैल्यू वाले मामले को, तो आप यहां पे क्लियर कट लिखते हैं कि जी फर्ज करें कि एयर कंडीशनर है, तो एयर कंडीशनर की वैल्यू है, या जो भी एयर कंडीशनर है, ये इसकी वैल्यू है। इसमें रॉ मटेरियल लगा हुआ कितने का जी, 130 का। इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पड़ी है कंप्रेसर की, और ये पड़ी है आपको 20 रुपए, 1000 गैलन तो 150 का है। और इसके ऊपर प्रॉफिट जो आपने कमाया है वो आपने रखा हुआ लेट से 10,000, तो 1,60,000 रुपया क्या आ गई इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक होगी बात। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब यह है कि ये प्राइस नहीं है, क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। हम प्राइस बोल देते हैं यार ये कितने में है, कितने में का मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके ऊपर वो जितने का वो बेचता है उसके ऊपर वो सेल्स टैक्स लगाता है, लेकिन ये वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होती है ये प्रिंट नहीं हुई होती, इसलिए दोनों चीजों में नेचर में थोड़ा सा फर्क है। बात समझ आ गई थी। तो उसको जब कीमत जमा की, जो सारा खर्चा जमा किया प्रॉफिट डाल के, तो उसको क्या कहा, रिटेल प्राइस। उसको क्या कहा, रिटेल प्राइस। लेकिन इसको क्या कहा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, ये फर्क है इन चीजों। क्लियर है बिल्कुल बच्चों। अच्छा, अब
अगर आप देखेंगे ना तो यहां लिखा हुआ है कि टैक्स ऑन द टैक्सेबल सप्लाईज इन द थर्ड स्केड्यूल। अच्छा, थर्ड स्केड्यूल आप देख सकते हैं, हर बुक में गिवन है, आप प्रिंटेड है, चेक कर लीजिएगा, बेसिक बिब्लियोग्राफी से देख लीजिएगा। 20 चीजें मैंने मोस्टली 4-5 के नाम गिनवा दी। लेकिन यहां पे जो बातें हमें वो कहते हैं कि सप्लाईज एंड इंपोर्ट गुड्स लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल शेल बी चार्ज कितना 70% रेट ऑन द रिटेल प्राइस। प्राइस एंड सेल्स टैक्स बोथ क्या होने चाहिए, प्रिंट होने चाहिए। किस पे प्रिंट होने चाहिए, ठीक है, हो सके तो क्या होने चाहिए, इम्पोज्ड होने चाहिए, ताकि मिट ना जाए। ये इसलिए जरूरी है। यानी इस स्लाइड में सबसे अहम बात ये बतानी थी, कुछ भी नहीं बताना था, क्या होना चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। प्रिंटिंग ऑफ प्राइस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अगर उसने मैन्युफैक्चर की तो जिम्मेदारी किसकी है, मैन्युफैक्चरर की, और अगर इंपोर्ट की है तो जिम्मेदारी किसकी है, इंपोर्टर की। और गुड्स कैन बी इन लिस्ट और डी लिस्ट थर्ड स्केड्यूल बाय फेडरल गवर्नमेंट। गुड्स जो है इनको लिस्ट या डी लिस्ट किया जा सकता है बाय द, क्या मतलब, भाई अथॉरिटी है ना, नई चीजें डाल सकते हैं, कोई चीज निकाल सकते हैं। सुबह उठे उठा के पंखों को डाल दें, इट इज देयर राइट। क्लियर जी। अच्छा, तो अब जरा थोड़ा सा स्केड्यूल ना बना ले, एक टेबल बना लेते हैं बच्चों की तरह, 5 के बच्चों की तरह एक टेबल बना ले। अच्छा जी, जो 20 आइटम है किसमें, थर्ड स्केड्यूल में, उनके ऊपर सेल्स टैक्स किसके साथ लगेगा, और जो नहीं है उसके ऊपर वैल्यू सप्लाई। इसके ऊपर प्रिंटिंग क्या है, असेंशियल है, और इसके ऊपर नॉट नेसेसरी। बड़ी अहम बात होने लगी है, आंखें खोल ले जितनी खुल सके, अहम बात ऐसे। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट, इसके ऊपर क्या होएगा, ये इंडिविजुअल मैटर है, आपने अपना प्रोसीजर, एक अंडरस्टूड बात है कि ये बिकती ही किस पे है, डिस्काउंट पे। यानी इसका मतलब ये इसकी इनवॉइस पे मेंशन नहीं है, आप डिस्काउंट लिखो, ठीक है जी। और सेल्स टू अनरजिस्टर्ड नो फर्दर टैक्स, तुम रजिस्टर्ड बंदे को बेचो, नॉन रजिस्टर्ड को बेचो, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हमीद आ गया, बशीर आ गया, नजीर आ गया, मुझे क्या पता टैक्स देता नहीं देता। लेकिन जो चीजें किसमें है, दूसरी साइड में है, वैल्यू सप्लाई वाली साइड में, फर्दर टैक्स विल बी चार्ज। अगर तुमने ऐसे बंदे को बेच दी जो खुद सेल्स टैक्स का निजाम से मुल्हिका नहीं है, अटैच नहीं है, तो फिर तुम्हें 17% टैक्स वो लगेगा और फर्दर टैक्स भी लगेगा, जुर्माना भी लगेगा। क्यों बेचे, बेचने से पहले क्यों नहीं पूछा एनटीएन वगैरह, जरूरी है। अक्सर आप जाते हैं ना तो वो आईडी कार्ड है सर, अगर आप गाड़ी वगैरह खरीदे, क्या हाल है, थोड़ी बहुत रियायत है चीजों में, तो कोई ट्रेडर ने रफड़ डाल दिया था। लेकिन यह है कि पूछते हैं, जैसे अगर कोई बंदा टायर खरीदने चला जाए, एक ट्रक टायरों का दे दो, तो बगैर पूछे आपको दे देगा, सोचे जनरल टायर दे देगा, नहीं देगा, वो कहेगा तुम अपना सेल्स टैक्स नंबर लाओ। अगर दुकान, अच्छा 1-2 टायर को रिश्तेदार आ गया जनरल वालों का, उनका बहनोई आ गया जनरल टायर वालों का, आगे कहा जी 2 टायर मुझे दे दो, वो कहते हैं यार जहां इसको बेचारे को यानी रिश्तेदार है, टायर भी दे दो। तो अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जहां इतना कुछ दिया था टायर भी दे दो, तो उसको तो दे दिया, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जहां पे बिजनेस डील हो रही है वहां पे क्या होगा, वहां पे तो टायर जो है वो उसको पूछना पड़ेगा भाई आपका सेल्स टैक्स नंबर क्या है, आप रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो अगर तुमने रजिस्टर्ड को बेचा तो फिर देखना पड़ेगा, अगर स्मॉल बिजनेस है तो खैर है। स्मॉल बिजनेस कौन से वाला डेफिनेशन पढ़ाई थी, कॉटेज इंडस्ट्री 9 से कम मुलाजिम है, 10 या 10 से कम मुलाजिम है, कमर्शियल मीटर नहीं है, आपको अंदाजा है कि हाँ यार छोटे, फिर खैर है, इसके अंदर वो कंडीशन होगी, वो कैश या क्रॉस चेक वगैरह, ये सारी आगे चल के आएगी। मतलब अगर वो कैश में देते तो लगेगा,
हाँ नहीं वो सारी कंडीशंस आगे आएंगी, लेकिन इसमें ना ज्यादातर जो डिस्कशन है वो इसके ऊपर है कि बेचते वक्त एहतियात की गई है कि नहीं की गई, ये ज्यादा फोकस्ड है इसका। अच्छा बच्चों, अब आगे बात किसकी, आगे है मीनिंग ऑफ सप्लाई। अच्छा ये कल पढ़ा था हमने, इत्तेफाक से स्लाइडें से पढ़ी थी, मैंने कहा नहीं निकालता यार। तो मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या पढ़े थे, किसी बंदे को सप्लाई देने का मतलब क्या क्या पढ़ा था, कि चीजें डिस्पैच कर दी जाए, ये पढ़ा था हमने। अच्छा गिफ्ट कर दी जाए, पढ़ा था हमने, ये कल वाला ही है लिखा हुआ है। अच्छा सेल्स अंडर परचेज एंड हायर एग्रीमेंट क्या किया जाए, इंस्टॉलमेंट में दे दी जाए। अच्छा जी अगर प्राइवेट यूज में दे दी जाए, ठीक है जी, एंड देन बिजनेस यूज के लिए अपनी फैक्ट्री में भेज दिया जाए, या फिर क्या हो गिवन इन चैरिटी, ये सब क्या है सप्लाई। तो यही बात कल हमने पढ़ी थी कि सप्लाई मींस ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज ऑफ गुड्स टू एज ओनर, किसको, हायर एंड परचेज एग्रीमेंट, आल्सो इंक्लूड प्राइवेट बिजनेस नॉन बिजनेस यूज। क्लियर जी। इसी तरह की एक डेफिनेशन और कल पढ़ी थी हमने, लेकिन वो कौन से वाली थी, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दी थी कि जी एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल बनाने वाले ने 4 मिलियन की मोटरसाइकिलें बेची, लेकिन एक मोटरसाइकिल अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को दे दी, ये भी सप्लाई करना है। अच्छा एक मोटरसाइकिल उसने अपने बेटे को दे दी कॉलेज आने जाने के लिए, ठीक है जी, और सेल कितनी मोटरसाइकिलें की, 8 मिलियन की, और मोटरसाइकिल जो है ईदी ट्रस्ट को 2 दे दी, और ये जो है ये क्या उसकी कॉस्ट है। इसको हमने सॉल्व किया था कल, देखिए याद कीजिए, क्या 8 लाख की ये सेल, 80,000 बेटे की मोटरसाइकिल, 1,60,000 की क्या ईदी वालों की, 80,000 की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को भेजी, टोटल सेल इतनी है, इस पे ये सेल्स टैक्स आया, और ये 4 मिलियन की चीजों पे जो टैक्स दिया वो माइनस हो गया। क्लियर जी। तो इसका मतलब ये हो गया, जब मैंने फैक्ट्री लगा ली तो इखलाकी तौर पे उसमें बनने वाली हर मोटरसाइकिल का हिसाब जो है वो बिजनेस है, दैट इट्स अ बिजनेस। अगर मैं अपने किसी जानने वाले को भी कोई चीज देता हूं तो इट इज रिकॉर्डेड इन बिजनेस, वो सेल है। इसका मतलब वो जो जनरल टायर अभी आपने दे दिए थे बेनोई को, वो सप्लाई थी। हाँ आप समझेंगे नहीं यार, जहां इतना कुछ दिया 2 टायर भी दे दे। अच्छा बच्चों, अच्छा कल ये बात हुई थी आप लोगों के साथ कि सप्लाई जो है उसके अंदर कुछ चीजें टैक्सेबल है और कुछ चीजें एग्जेम्प्ट है। और टैक्सेबल में 2 कैटेगरी है, एक के ऊपर 17% सेल्स टैक्स लगता है और दूसरे के ऊपर 0 रेट अप्लाई होता है, दूसरे के ऊपर 0 रेट अप्लाई होता है। क्लियर बच्चों। अच्छा जी, अब बच्चों बात आ गया टाइम ऑफ सप्लाई, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बात। टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई का वक्त क्या नोट करते हैं, कब सप्लाई की गई। अब इसके अंदर ना अलग अलग चीजें, जैसे मिसाल के तौर पे सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, इसकी डिटेल आगे आएगी। कौन सी सप्लाई ऑफ गुड, एवरी विच एवर इज अर्लियर आइदर गुड्स आर डिलीवर आर मेड अवेलेबल टू कस्टमर। कौन सा चीज पहले हुई कि चीजें जो है वो डिलीवर कर दी गई या कस्टमर के लिए अवेलेबल कर दी गई। अच्छा इसमें क्या फर्क है जी, देखिए बात ये, आपने आगे कहा मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, मैंने आपको मोटरसाइकिल दे दी, ये क्या हुआ है, ये मैंने डिलीवर किया, ये मैंने क्या किया है, डिलीवर किया। या आपने फूड पांडा से कहा मुझे खाना दे जाओ, वो खाना आगे कर देगा, ये क्या हुआ, डिलीवर हो गया। आपने फोन किया मैं खुद ही ले जाऊंगा, और उन्होंने फोन करके कहा खाना रेडी है आके ले जाएं। जब भी उन्होंने फोन किया क्या सपोज किया जाएगा, मेड अवेलेबल। मोटरसाइकिल ऑर्डर दे दिया, अच्छा कोई अभी नहीं है ऑर्डर दे जाओ, ऑर्डर देकर मोटरसाइकिल आ गई, मैंने फोन कर दिया आके अपनी मोटरसाइकिल ले जाओ, तो क्या सपोज किया जाएगा। तो इसमें से जो काम पहले हो गया उसको क्या कंसीडर कर लिया जाएगा, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर बच्चों, आइदर चीज दे दी गई या चीज दस्तयाब कर दी गई, दोनों में से जो काम पहले हो गया हम कंसीडर करेंगे द टाइम ऑफ सप्लाई इज दिस। उसके बाद क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट। हमने कोई प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट पे दिया है, किस पे दिया है, इंस्टॉलमेंट पे दिया है। अच्छा इंस्टॉलमेंट पे दिया है तो जितनी इंस्टॉलमेंट है वो डाल की कीमत काउंट होगी,
नहीं 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 नहीं, इंस्टॉलमेंट पे जब दिया है तो व्हेन एग्रीमेंट इज डन, जो एग्रीमेंट डन किया उस वक्त जो उसकी मार्केट प्राइस होगी वो कंसीडर हो जाएगी, वो हो जाएगी ना भाई। गाड़ी 3,25,000 की तो 3,25,000 काउंट हो गया। अब बाकी जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो काउंट नहीं होगा। और सर्विसेज के मामले में व्हेन सर्विसेज टू गेट आर टू ऑब्टेन, क्या रेंडर्ड आर प्रोवाइडेड। ऑब्टेन प्रोवाइडेड का मतलब यह है कि somebody comes to give you services and rendered mean you have gone to collect the services. This is the time. आप क्लिनिक पहुंच गए या डॉक्टर साहब घर पहुंच गए, आप क्लिनिक पहुंच गए या डॉक्टर साहब घर पहुंच गए। The time you reach the clinic, the time the doctor reach to your home, this is considered as time of supply. ऊपर वाले केस में कौन सी सप्लाई है, जब चीज अवेलेबल कर दी या चीज डिलीवर कर दी। और दरमियान वाले केस में क्या है, जब एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, एग्रीमेंट होने के बाद भी आप 2 महीने बाद गाड़ी लेने जाते हैं, तो जिस दिन एग्रीमेंट हो गया इंस्टॉलमेंट का मार्केट प्राइस था, दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर जी। अच्छा, तो यहां पे इसका मतलब मैं फिर यूं लिख सकता हूं कि आम हालात में जब इसमें से जो काम फर्स्ट हो गया, जो काम फर्स्ट हो गया, अगर कैश रिसीव कर दिया है और गुड्स डिलीवर की गई हैं मार्च में, और कैश कब लिया है तो कब काउंट होगा, पहले वाली जो इवेंट पहले हो गया। अच्छा, या गुड्स डिलीवर कर दी है कैश मार्च में है, तब भी क्या होगा, फरवरी काउंट होगा, मार्च काउंट नहीं होगा। या ऐसा हुआ है कि गुड्स के बारे में बता दिया गया है कि वो अवेलेबल हैं, तो जब आपने फोन कर दिया कि अवेलेबल हैं, टाइम काउंट हो गया। ये दोनों की जरूरत नहीं रही। फिर जी उसने गुड्स डिलीवर की मार्च में या उसने कलेक्ट की मार्च में और पैसे दिए अप्रैल में। अच्छा, देन क्या है, कैश रिसीव बिफोर सप्लाई रिपोर्टेड, तो कैश रिसीव हो गया, ठीक है। गुड्स आर अवेलेबल लेटर ऑन, तो पहले क्या हुआ, कैश रिसीव हो गया। इसका मतलब है पैसे रिसीव हो जाए, सेल नोट हो गई, सप्लाई हो गई, सप्लाई नोट हो गई। चीज डिलीवर हो गई, पैसे नहीं आए, सप्लाई नोट हो गई। चीज कह दिया गया तुम्हारे लिए रेडी है, जिस टाइम कह दिया गया सप्लाई नोट हो गई। क्लियर हो गई बात। तो विच एवर थिंग्स इज हैपन फर्स्ट। क्लियर जी। अच्छा, नाउ सी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई पे काम करेंगे अभी और हम। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन सप्लाई द अमाउंट रिसीव्ड इन मनी, अमाउंट रिसीव्ड इन मनी, पैसे की सूरत में जो पैसे आपने रिसीव किए बाय सप्लायर एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। तो बच्चों वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, चीज की मैन्युफैक्चर्ड वैल्यू जो है आपकी, जिस पे आपने दी है। सेल्स टैक्स शामिल होगा जी, सेल्स टैक्स शामिल होगा, नो सेल्स टैक्स शामिल इसमें नहीं होगा। वो देना है लेकिन वो वैल्यू का हिस्सा नहीं है। इसी तरह जैसे लक्स के साबुन में तो प्राइस का हिस्सा है, यहां हिस्सा नहीं है, यहां अलग से उसको हिसाब रखना है, लेना है लेकिन वो वैल्यू का हिस्सा नहीं। अच्छा, अब बात यह आ जाती है इफ कंसीडर्ड फॉर सप्लाई फुली और पार्टली इन काइंड। ये पढ़ने में ना बच्चों जरा लैंग्वेज का फर्क है, लिहाजा इसको बड़े गौर से सुने। कोई चीज आपने खरीदी, उसकी कंसीडरेशन क्या होती है, कीमत। उसकी कीमत आपने पैसों में ली या किसी और सूरत में ले ली, पैसों में ली या किसी और सूरत में ले ली। ओनली ओपन मार्केट प्राइस विल बी कंसीडर्ड बाय द टैक्स अथॉरिटी। क्या मतलब, मिसाल से समझाते हैं आपको कि मींस दैट आपने एक चीज बेची, जैसे कि यहां पे देखिए इकराम लिमिटेड हैज सप्लाई 50 tons of iron bars to Daud Limited।
मैंने कहा अपने बंदों के नाम से ही, इकराम साहब का, दाऊद साहब का। तो इकराम लिमिटेड ने स्टील बार्स दिए किसको? दाऊद लिमिटेड को। द मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई कितनी है? 2.5 मिलियन। पास पेपर का सवाल है। अच्छा, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ओनिंग टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, दाऊद लिमिटेड रिक्वेस्टेड टू सेटल द प्राइस ट्रांसफरिंग द पीस ऑफ लैंड ऑफ मार्केट वैल्यू कितनी? हम तुम्हें ना जमीन का एक टुकड़ा दे देते हैं जो 2.3 मिलियन का, और साथ क्या दे देते हैं? 75,000, और तुम इसे क्या करो? सेटल कर लो। कहता है एडवाइस करें मिस्टर फुरकान वेदर कि जी कमेंट ऑन द चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स अबाउट सिचुएशन इन द बुक ऑफ इकराम। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा क्या है? अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स नरेट द प्रोसीजर फॉलोड बाय द दाऊद लिमिटेड इन द अबव सिचुएशन। चलिए मैं बाद में करता हूं। पहली बात यह कि यहां क्या मशवरा आपका, तो आप बताइए क्या मशवरा देना चाहिए मुझे? जो मार्केट वैल्यू है वो होगी, बाकी चीजें कंसीडर नहीं होगी। गुड हो गया जी। तो आप ये कहेंगे कि देखिए भाई बात ये है कि जो मार्केट वैल्यू है उसको देखेंगे, बाकी चीजों को नहीं देखेंगे। कैसे? कि आपकी डील कितने में हुई है? मार्केट वैल्यू 2.5 मिलियन, यानी कितना बच्चों? 25 लाख में डील हुई है, तो 25 लाख ही कंसीडर होगा। लेकिन ये जो 2.3 मिलियन है प्लस 70,000, ये तो बन जाएगा कितना शाबाश? 23,70,000। ये काउंट नहीं होगा। काउंट क्या होगा? अब जरा दोबारा देखो जाके क्या ला है, समझ आ रहा है? इफ कंसिडरेशन फॉर अ सप्लाई इज फुली और पार्टली इन अ काइंड, अगर गलती से आपने कुछ पैसे ले लिए और कुछ कोई प्लॉट, कोई सर्टिफिकेट, कोई इंग्रेडिएंट ले लिया, तो हम क्या मानेंगे? ओनली ओपन मार्केट सप्लाई प्राइस विल बी कंसीडर्ड फॉर सेल्स टैक्स। क्लियर जी? मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने को। अच्छा, अब इसका दूसरा सवाल भी पढ़ लेते हैं कि प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स रूल्स नरेट 2006 प्रोसीजर फॉर फॉलोड बाय दाऊद लिमिटेड इन अबव सिचुएशन इफ डिसाइडेड टू रिटर्न 20 टन्स ऑफ आयरन बार्स टू इकराम लिमिटेड ड्यू टू क्या है? सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। अज्यूम बोथ IL एंड DL आर रजिस्टर्ड टैक्स बाय। क्या होगा? कैसे डील करेंगे? तो सिंपल सी बात है। देखिए, जब ये चीजें दी होंगी तो एक इनवॉइस इशू की होगी किसने? ठीक है ना? इकराम लिमिटेड ने क्या किया होगा? एक इनवॉइस इशू की होगी। ये डॉक्यूमेंट है। अच्छा, इसके साथ ना एक गुड्स रिसीव नोट आया होगा। कहां से? दाऊद लिमिटेड से। ऐसे ही जी। तो ला ये कहता है कि ये और ये दोनों डॉक्यूमेंट पार्ट होने चाहिए। उसके बाद जो रिटर्न आया है उसका स्टोर रिकॉर्ड, ये वापस आया है, और उसके ऊपर अथॉरिटी के सिग्नेचर, ठीक है जी, और साथ रीजन फॉर रिटर्न हो तो इट इज अलाउड। ठीक है जी। जी बच्चों, क्या समझ आइए आपको कि जब माल क्या होगा इकराम लिमिटेड से किसको? तो इनवॉइस इशू हुई होगी, वो डॉक्यूमेंट है, और उधर से GRN आया होगा, गुड्स रिसीव नोट, और फिर उसके बाद जब रिटर्न आया होगा तो फिर आपने क्या किया होगा? उसको किसी ने रिसीव किया होगा, उसके साथ रीजन डॉक्यूमेंटल, फिर आपको इजाजत है कि आप क्या इशू कर सकते हैं? ठीक है जी, डेट नोट आप इशू कर सकते हैं। क्लियर बच्चों?
नो मुश्किल। अच्छा, अब नहीं, ये असल में टेबल मैंने बनाया था लंबा, इसकी एक चीज मैंने ले ली। अब दूसरी तरफ चलते हैं। इफ सप्लाई एंड रेसिपिएंट्स आर एसोसिएट, क्या मतलब, ये निकला है चाचा भतीजा ना, यहां निकला है साला बिनोई, ठीक है जी। टायर वाला मामला, क्या आपने कहा जाए इतना कुछ दिया तो टायर भी दे दो। अच्छा, अब कहते हैं सप्लायर एंड रेसिपिएंट्स आर एसोसिएट एंड सप्लाई इज मेड एट नो कंसीडरेशन। सप्लाई बनाएगी किस पे, कोई कंसीडरेशन पे नहीं, मुफ्ती टायर दे दिए, मिसाल हमारे वाली, तो क्या होगा, कंसीडर की जाएगी, नहीं मुफ्त दे सकते। मिसाल के तौर पे आबिद स्टोर सोल्ड अ फैन ऑफ 2000 टू हिज यंगर ब्रदर वेयर इट्स एक्चुअल प्राइस इस मार्केट की कितनी थी, 3500। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 3500। और अगर यहां फ्री भी लिखा होता तो भी 3500 कंसीडर। क्लियर बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई। अच्छा जी, इफ टैक्सेबल गुड्स इज सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट टू द कस्टमर, ये भी हम पढ़ गए हैं, क्या करेंगे, ओपन मार्केट प्राइस जो है उसे कंसीडर करेंगे सेल्स टैक्स के लिए। क्या करेंगे, ओपन मार्केट प्राइस कंसीडर करेंगे किसके लिए, सेल्स टैक्स के लिए। कहता है कि आबिद स्टोर सोल्ड एन एयर कूलर एट प्राइस कितनी, 20,000 टू अ कस्टमर पासिंग बाय हिज शॉप ऑन इंस्टॉलमेंट व्हाइल एक्चुअल प्राइस इज इन द मार्केट इज 15,000। तो क्या कंसीडर होगा, 15,000। किस्तों पे 20,000 का है, वैसे कितने का है, 15,000 का। तो अब कितने कानून समझ आए, 3। पहली बात, क्या अगर हम कंसीडरेशन इन एन अमाउंट एंड इन अ पार्ट सबमिट करते हैं तो क्या होगा, हम मार्केट प्राइस कंसीडर करेंगे। रिश्तेदार को चीज बहुत सस्ती या मुफ्त दी जाएगी तो हम मार्केट प्राइस कंसीडर करेंगे, और इंस्टॉलमेंट में भी चीज दी जाएगी तो हम मार्केट प्राइस को ही कंसीडर करेंगे। अच्छा, इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द थर्ड स्केड्यूल। ठीक है, थर्ड स्केड्यूल में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, कहता है इट इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। इसे नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस माना जाएगा, क्योंकि जो स्केड्यूल है उनका तो डिस्काउंट आमतौर पे मिलता ही नहीं है। अगर मिले भी तो 17% है, तो मतलब आप कहने कोई 1-2% होता होगा, लेकिन उस पर आमतौर पर डिस्काउंट नहीं होता। कोई देगा तो इसका पर्सनल मैटर है, लेकिन सेल्स टैक्स वाले इसको अकोमोडेट नहीं करेंगे। हमने क्या कहा था, इसका ये उसका अगर स्केड्यूल वाले में करेंगे तो ये उसका पर्सनल मैटर है, वो अपने पास से अकोमोडेट करेगा, हमारी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा उसे, हमारी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये दूसरे वाला है, कौन सा, जो थर्ड स्केड्यूल में नहीं है, तो इसकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, इनवॉइस होनी चाहिए, डिस्काउंट मेंशन होना चाहिए, एंड डिस्काउंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। डिस्काउंट क्या होना चाहिए, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस का हिस्सा होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि वो जो प्रिंटेड वाली है उस पर डिस्काउंट दोगे तो अपने पास से दोगे, हमारी तरफ से कोई अकोमोडेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वैल्यू वाली भी दोगे तो फिर क्या होगा, वो दे सकते हो लेकिन रिकॉर्ड पूरा देना पड़ेगा। चलो पढ़ो इसको। आबिद स्टोर सोल्ड एंड, आज आबिद स्टोर की मोजे करा दी हमने, कितनी सेल करा दी, सुबह बारिश हो रही, इसको सीधा करो यार। क्या हो गया, आंखों में दर्द तो नहीं होनी है, रात को जागते रहते हो, फिल्में देखते रहते हो। नहीं 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 नहीं, इस बेचारे ने क्या कहना, ये तो बेजरूरत। अच्छा बच्चों, अभी तो मैं इसके ऊपर मैं ना कोई फिल्म लगा दूं आलिया भट्ट की, तो तू कहेगा वाह वाह सर, आंखों को ठंडा गा है ना। अच्छा चले, आप भी, मुझे नाम ही एक आध आता ना यार, आई एम सॉरी, मैं फिल्में देखता नहीं। आबिद स्टोर सोल्ड एन एयर कंडीशनर एट रुपीज 1 लाख, कितने का, 1,20,000 का, टू अ कस्टमर पासिंग बाय हिम ऑन इंस्टॉलमेंट, व्हाइल एक्चुअल प्राइस कितनी है, शाबाश, 1,40,000। वे डिस्काउंट कितना दे दिया,
20,000। तो टैक्स अथॉरिटी इसको कंसीडर करेगी नहीं करेगी? करेगी। लेकिन क्या मांगेगी? वो कहेंगे प्रॉपर प्रिंटेड इनवॉइस ले आओ और हमें अपनी सेल बुक शो कर दो। ठीक है जी, तो उसको कंसीडर कर लेंगे। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, नेक्स्ट जी, इन केस ऑफ स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन द वैल्यू। एक स्पेशल केस है जिसमें वैल्यू डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल है, तो क्या करेंगे? तो फिर हम ये करेंगे कि ओपन मार्केट प्राइस को क्या कर लेंगे? कंसीडर कर लेंगे। ओपन मार्केट वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। तो जाके पूछ लेंगे, जैसे वो कहता है जमाल इंटरनेशनल पिकल एंड क्या है, मुरब्बा जात कंपनी, देखे कैसी बनाई मैंने, क्या बेचती है? अचार और मुरब्बे लिमिटेड। कलेक्ट एप्पल, मैंगोज, चिलीज फ्रॉम द कस्टमर 1 month before delivery of the product. It add capsicum. कैप्सिकम क्या होती है? जिंजर, विनीगर, शुगर कैन directly from the agriculture field, but is the payment is made by the client directly to farmer. हाँ जी, तो क्या होगा? GIP and MLB provide the services how to use it and give special मैनुअल। वो उसको स्पेशल मैनुअल देते हैं कैसे इन्हें इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टैक्स अथॉरिटी गो टू अकबरी मार्केट एंड आस्क अबाउट इट्स वैल्यू। वो कहेगा जी हमें तो इसकी वैल्यू जो है वो इतनी खास नहीं पता, हम तो बस ये कीमत में बेच रहे हैं। तो वो क्या करेगा? वो जाके पूछेगा अकबरी मार्केट से एक अचार का कनस्तर कितने का है, एक सेब के मुरब्बे का कनस्तर कितने का है, और वहां से जाके मार्केट प्राइस ले लेगा। अगर वो चीज किसी दूसरी जगह बाय स्टैंडर्ड दस्तयाब, लेकिन अगर फर्ज करें कि वो चीज बाय स्टैंडर्ड दस्तयाब नहीं है, फिर क्या किया जाए? भाई दो सूरतें हैं ना, आप अपनी मर्जी की कीमत चार्ज कर रहे हैं लेकिन वो चीज दुनिया में बिकती है। वो चीज दुनिया में बिकती है तो क्या किया इन्होंने? मार्केट गए, जाके पहले पूछ ली। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो जो मार्केट में नहीं बिक रही इस तरह से, तो फिर क्या करेंगे? इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड विच इज नॉट इन टाइटल इन द लिस्ट ऑफ थर्ड स्केड्यूल, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, अच्छा उसकी बात अभी रहने देते हैं कि अगर ना पता हो। लेकिन फिलहाल क्या है, पहले इंपोर्टेड की बात कर लेता हूं, वो बाद में कर लूंगा। इंपोर्टेड गुड्स, अच्छा इंपोर्टेड गुड होगी तो पता क्या होगा? इट्स वैल्यू गिवन बाय इंपोर्ट मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द, जो चीज तुम कहोगे ना कि मैंने इंपोर्ट की इतने में, टैक्स अथॉरिटी उसको मानेगी नहीं। वो क्या करेंगे? वैल्यू इज डिटरमिन बाय टैक्स अथॉरिटी, और उसके अंदर क्या ऐड करेंगे? क्या ऐड होगा? और उसके साथ क्या होगा? देन उसकी कीमत बना देंगे। क्लियर जी? अच्छा, तो इसको भी पढ़ो, आपको पता लग जाएगा। कहता है आबिद मोटर इंपोर्ट अ स्पेशल ओवन है, ओवन चलो ठीक, विच इज टोटली ऑटोमेटिक। टोटली क्या है? ऑटोमेटिक है। एफिशिएंट कुकिंग चाइनीज, देसी, इटालियन फूड वाला ओवन। ये ऐसा ओवन है जिसको प्रोग्राम कर जाते हैं, ये खुद ही सारा कुछ करता। यानी आप कहते हैं जी मैं 1 बजे क्लास पढ़ा के आऊंगा, ओवन में से खुद ही हाथ बाहर आता है, मुर्गी फोड़ के अंदर ले जाता, मुर्गी को तकबीर पढ़ के ज़िबा करता है, पर बाहर गोश्त अंदर। और आप जब जाते हैं तो चिकन कढ़ाई रेडी और साइड पे नान साथ तेल वाला, ऐसे दोनों चाहिए बाहर। ये वो वाला हुआ है, तो है ना बात की। अच्छा, आबिद कोटेड इट्स प्राइस कितनी? 4 लाख। बट ऑन अराइवल इन पाकिस्तान टैक्स अथॉरिटीज कोडेड ये 4 लाख का नहीं हो सकता। मुर्गी भी ज़िबा करे, साथ तकबीर भी पढ़े, ठीक है, गोश्त भी बनाए, पर अलहदा कर दे, ठीक है, और मुर्गी की अंतड़ियां और वो अलहदा तो है, और जनाब कलेजी अलहदा रोस्ट करके रखी हुई है। ये कितने का है? उस पर कस्टम ड्यूटी कितनी आई और एक्साइज ड्यूटी कितनी आई, और साथ क्या हो गया? हाँ, एंड दिस इज, इसके ऊपर कितना लग गया? और दिस इज व्हाट द पेबल टू, कितना पेबल है? टैक्स पेबल जो है वो टैक्स अलहदा लगेगा ना इसके ऊपर, इसके बेचने पे टैक्स अलहदा लगता है, कीमत में शामिल नहीं होता। अच्छा, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो ये स्लाइडें मैंने भेजी है, आप ऑन कर लो अपने मोबाइल में, बस इधर से देख के तो उधर से कर लो,
जी बच्चे 7.5 के ऐसे सर 750 खैर यार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, मैंने मिसाल ही दी है ना, मिसाल ही देनी है, ऐसे बैठे बैठे कंपोज कर दिया, क्या समझो? अब तुम्हारी तरह मैं पक्का करना थोड़ी हूं। अच्छा बच्चों, वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस तो यहां पे है। अच्छा अब देखिए एक मसला जो अभी मैं कह रहा था अभी 4 वाले केस में, वो तो हमें पता था ना फलां जगह 4 बिकता है, जाके रेट पता कर। अब यहां पे इज देयर इज साउंड रीजन टू एडमिट द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट बीइंग करेक्टली कोडेड। एक साउंड रीजन है, ये जो चीज आप सप्लाई कर रहे हैं ना, ये दुनिया में कहीं सप्लाई होती नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने बैंगन और एप्पल का नया मुरब्बा बनाया, दुनिया भर में मशहूर हो गया, किसका? बैंगन और एप्पल का मुरब्बा। अभी दुनिया में कहीं मिलता नहीं बैंगन का मुरब्बा, तो क्या होगा? एक कमेटी बना दी जाएगी, उस कमेटी में इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर यानी कोई ऑफिसर जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह बिठा देंगे, उसके साथ क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे, बिठा देंगे किसके? अंजुमन ताजरान के, अकबरी मंडी के। वो बैठ के तय करेंगे कि अच्छा यार बैंगन के मुरब्बे की कीमत क्या होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? और जाहिर है पहले के भी किसी ने बनाया नहीं है, तो बिल्कुल नई इनोवेशन है, बल्कि आपका बुक जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा कि आप भी पहला इंसान था जिसने बैंगन का मुरब्बा दरियाफ्त किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ आपका नाम आएगा, उसने पेंसिलिन दरियाफ्त किया, आपने बैंगन का मुरब्बा दरियाफ्त किया। नहीं बच्चों, चलिए जो भी है। अच्छा जी, अब देखिए आबिद मोटर्स इंपोर्ट 12 स्पेशल पर्पस ओवन्स which is totally automatic, efficient in cooking this that which not accepted by the tax authority because foreign supplier quoted its price कितनी 8 लाख। Commissioner asked to prepare a committee in which he sent Mr. Atif as a representative of tax department, and he also suggested to involve Mr. Najib, president of electronic market called Bidden Road Market, and include 3 other persons, and they conclude the price of each oven is 6 लाख। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कमेटी बना दें और कमेटी बैठ गई कि इस तरह का ओवन पहले ना आया ना कभी बिका, और हम इसकी कीमत जो रखते हैं क्या रख रहे हैं? 6 लाख रुपए रख रहे हैं। क्या ख्याल है बच्चों? बातें को समझ आई है? कैसी बातें कर रहे हो यार? इधर अपना हलक पुशक हो गया, थोड़ी बहुत समझ आई है। तो लो जनाब लेक्चर कर लेते हैं सेव।